कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर जो है ना वो परफॉर्म हुए थे, एंड दोज experiments could not be explained on the basis of classical physics. Classical physics, everything that Newton and Einstein have so far worked on, and mainly Newton's, and the experiments which were performed and the result could not be discussed were black body radiations and photoelectric effect. These two experiments had something to do with the wave particle duality, which was being studied in those period of time. Wave particle duality, as the name indicates, it has both nature. For example, light could act both as a wave and as a particle. So जब इनके रिजल्ट्स को डिस्कस करने का टाइम आया, रिजल्ट्स को इनकी बेसिस पे देखने का, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली could only be explained if light could be dealt as a particle. वेव की जो लाइट की जो वेव नेचर है वो तो पहले से पता थी सबको कि रिफ्लेक्शन और डायफ्रेक्शन की बेसिस पे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे ये बेसिकली वेव्स ही परफॉर्म करती हैं, तो वो लाइट ने भी हुई परफॉर्म, मतलब वो होते थे उसके साथ इंटरफेरेंस वगैरह। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा था, और आपने वहां पे ये भी पढ़ा होगा कि इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन साइड बाय साइड चलती है, मतलब वेयर देयर इज इंटरफेरेंस अकरिंग डायफ्रेक्शन भी वहां पे हो रही है, एंड ये साइड बाय साइड ही चलती हैं। So blackbody radiation and photoelectric effect and some other experiments जो थे that led to the modern physics, जिसको quantum physics भी कहा जाता है। Quantum physics इसलिए कहा जाता है कि जो modern physics था that explained that energy travels in the form of packets of energies that is called quantas. And quantas आपने quantum numbers नहीं, quantum number is something else उनको so energy travels in small packets of energy which are called quantas. Quantas to say basically integral particles say which cannot be further subdivided, and those packets of energies in terms of light were called photons. ठीक है? जो प्लैंक्स था, एक साइंटिस्ट था जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ ही उसको साथ में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जो ये क्वांटास और फोटॉन्स की बात हो रही है ये क्या चीजें हैं। फोटॉन से तो आप लोग फेमिलियर हो। फोटॉन्स बेसिकली पैकेट्स ऑफ एनर्जीज, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जीज कॉल्ड फोटॉन्स। फोटॉन्स कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एंड एनीथिंग इज मेड अप ऑफ फोटॉन। आपको याद होगा, याद तो नहीं का बीइंग अ मुस्लिम आपको पता अल्लाह ताला ने बोला हुआ है कि हर चीज नूर से बनी हुई है, दैट नूर इज बेसिकली लाइट। ठीक है? तो साइंटिस्ट आर बेसिकली रीचिंग टू अ पॉइंट वेयर दे विल फाइंड कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ लाइट। ठीक है? इन वन वे और द अदर। तो दीज वर सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसके साथ साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना हुआ इन दैट पीरियड ऑफ टाइम हाइड्रोजन से रिलेटेड, के हाइड्रोजन को हीट अप किया गया। दोज ऑफ यू आर स्टडिंग केमिस्ट्री, उन्हें पता है कि हमारे पास एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं, एक ग्राउंड स्टेट्स होती हैं। यू गाइस फेमिलियर विद दिस? जी हैव यू स्टडीड दिस? जी क्या अरहम? एक मिनट सर अजान चल रही ताहा भी फिलहाल केमिस्ट्री नहीं पढ़े, तो ताहा आपको ये पॉइंट बता दूं कि एक्साइटेड स्टेट्स जो होती हैं वो हमारे पास जब आप किसी भी एटम को एनर्जी देते हो तो वो एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, दे जंप टू अनदर एनर्जी लेवल ना। और जब वो वापस उस एनर्जी को एमिट करके वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आते हैं तो वो उसकी ग्राउंड स्टेट होती है। मतलब जब वो अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में होता है उसका ग्राउंड स्टेट होता है, इनरमोस्ट ऑर्बिट। और जब वो वहां से जंप करके जाते हैं, एक्सरेज की प्रोडक्शन भी हम लोग उसी की बेसिस के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है? सो हाइड्रोजन के लिए एक्सपेक्ट किया जा सकता है बिकॉज उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स उसका एक ही एनर्जी लेवल है, बट उसको जब हीट अप किया गया इट एमिटेड अ सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ, मतलब एनर्जी उन्होंने एमिट की ऑफ सर्टेन वेवलेंथ्स जो कि डिपेंड करी थी टेम्परेचर के ऊपर कि उसको हम कितना टेम्परेचर दे रहे हैं उसके हिसाब से जो है वेवलेंथ्स ऑफ एनर्जीज उसने एमिट की, विच वाज एस्टोनिशिंग कीपिंग दैट कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही था। तो उन्हें वहां से पता लगा कि बेसिकली हमने आगे पढ़ना भी है आयनाइजेशन एनर्जी एंड जो है रेडियाई ऑफ द
ऑर्बिट का रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरीथिंग है। तो सबसे पहले गेटिंग इनटू एनीथिंग, क्लासिकल फिजिक्स आपको समझ में आ गया बिफोर 20th सेंचुरी। जो मॉडर्न फिजिक्स स्लैश क्वांटम फिजिक्स है, इट्स द आफ्टर 20th सेंचुरी, जो कि बेस करती थी आइंस्टाइन इक्वेशन के ऊपर, जो E इक्वल्स टू mc स्क्वायर की इक्वेशन थी, वो भी उसी टाइम पे ही आई थी, वो वाली इक्वेशन। देयर माइट बी सम मिस्टेक विद द पीरियड ऑफ टाइम एग्जैक्ट टू बी, बट ये सब उससे रिलेट करी थी। जब हम इसके अंदर जाते हैं तो एक दो मेजर कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़ने हैं। पहला है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एंड सेकंड है हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। डू यू गाइस नो एनीथिंग अबाउट दिस? आई मीन अली एंड अदम। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कभी वर्ड सुना है? हाँ, इसका सिमिलर सुना, समथिंग विद रिलेटिविटी। यार वो जो क्या था, स्टीव समथिंग, नाम ही भूल गया मुझे उसका। स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग, सारा टाइम वो यही तो बोलता रहता था। हम्म। उसको कभी सुना है या उसका देखा है कभी लेक्चर? Anyhow, let's नहीं। not waste time. I think so तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता, तो I will not ask you anything. मैं सिर्फ बताता जाऊंगा, जहां पे कोई इशू हो मुझे बता देना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बेसिस के ऊपर हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करने से पहले हमें ये बात करनी है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता ही क्या है हमारे पास, ठीक है? अब इसको आप ऐसे समझो कि सराउंडिंग और एरिया according to which certain observations are made. फॉर एग्जाम्पल मैं लैब में काम कर रहा हूँ, तो जो लैब होगी वो मेरे पास क्या होगा कि लैब हमारे पास वुड बी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मैं गाड़ी में बैठा कोई काम कर रहा हूँ तो गाड़ी में लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। अगर मैं क्लासरूम में बैठा कोई काम कर रहा हूँ तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेसिकली द सराउंडिंग अकॉर्डिंग टू विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। तो inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है कि दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है? वो इनर्शियल होता है, या हम उसको, आपको पता है इनर्शिया हमने पढ़ा भी हुआ है कि इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होती है। ताहा, हाउ डू यू डिफाइन इनर्शिया? भूला हुआ है। आप माशाल्लाह। अली? Property of a body that resists change in motion. ठीक है, और a body will continue its state of rest or uniform motion until unless an external force is applied on it. So inertial frame of reference भी होंगे either that is at rest or moving with uniform velocity, and non-inertial frame basically accelerated frame of reference होंगे। Are you clear about the term frame of reference, all of you? Yeah. Okay. Then comes the जो है क्या कहते हैं, special theory of relativity. Special theory of relativity explained as के the laws of physics are same in all inertial frame of reference. The laws of physics, all the laws of physics are same in all inertial frames. And second one is that the speed of light in free space has the same value for all the observers. That is c की value क्या रहेगी? 3 into 10 raised to power 8. सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पहले एक पॉइंट के ऊपर आते हैं कि क्वांटम फिजिक्स ने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया, और वो ये कि नथिंग इज एब्सोल्यूट। You can never say कि a certain body is at rest or in motion. It's always relative. For example, इसकी best example ऐसे है कि if a train is moving by मतलब across, मतलब besides you or anything, something moving, so the person who is sitting inside that train is at rest, but for you it's moving, ठीक है? इसी तरीके से अगर हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो हम एब्सोल्युटली नहीं बोल सकते कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है? फॉर सर्ट कुछ लोगों के लिए हम रेस्ट में होंगे, कुछ लोगों के लिए हम जो है वो मोशन में होंगे। ऑब्वियसली अगर एक स्पेस मैन जो है स्पेस से हम लोगों को देख रहा है, आई एम सिटिंग और मैं इन रेस्ट में हूँ, लेकिन उस स्पेस वाले बंदे के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? मूव कर रहा हूँ।
तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आगे जाके आप लोग पढ़ोगे तो वहां वो इसी चीज के अंदर सब कुछ आता है, तो रिलेटिव मोशन होता है हमारे पास, नथिंग इज एब्सोल्यूट। अब इस बात को डिस्कस करने का मकसद ये था कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पहला पॉइंट है ना कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, ये उसी को ही जस्टिफाई करता है कि अगर हम इस चीज को कंसिडरेशन में नहीं लेके आएंगे कि एवरीथिंग इज रिलेटिव टू ईच अदर, सो then we could say that yeah, certain object is at rest or uniform, which is not possible as per modern physics. Everything is in relative motion with respect to each other. फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक और अच्छी एग्जांपल ये भी थी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इस तरीके से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, एक और चीज, अगर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, दोनों ही सेम स्टेट के अंदर हैं, तो दोनों के रिजल्ट्स जो हैं वो अलाइक होंगे। लेकिन अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल है, तो आपके सेम ही एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। ये बात पे कोई कि अगर दो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट से या तो रेस्ट पे हैं या यूनिफॉर्म स्पीड पे है, तो जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म हो रहा होगा ए बॉक्स के अंदर, जो रिजल्ट इसका आएगा वही इसका आएगा। लेकिन अगर वन इज एट रेस्ट एंड द अदर वन इज मूविंग, तो रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे पास क्या आएंगे, डिफरेंस आएंगे। ये सब चीजें मिलके मॉडर्न फिजिक्स को एक्सप्लेन करती थी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे एप्लीकेबल होता है और क्यों कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे लो कि हमारे पास दो कार्स हैं, दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही हैं। एक कार में एक बंदे ने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया, ठीक है, द पर्सन सिटिंग इन द नेक्स्ट कार वुड सी के बॉल सीधी ऊपर गई एंड सीधी नीचे आई। कीप दिस इन माइंड के दोनों क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं एंड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं। सो इसने ऑब्जर्व वही किया जो इसने ऑब्जर्व किया। लेकिन सपोजिटली नाउ दिस कार इज एट रेस्ट, द सेम एक्सपेरिमेंट अकर्ड, वो परफॉर्म किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस कार बी, उसने कब बॉल ऊपर फेंकी और बॉल सीधी नीचे आई। लेकिन जो ए ऑब्जर्व करेगा वो ये देखेगा कि बॉल उसने स्ट्रेट फेंकी लेकिन नीचे वो एज अ पैराबोलिक वे में आई। सेम एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि नाउ both the frame of references are not equal with respect to each other. अब समझ में आया कि पहली स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी को क्यों इंपॉर्टेंट है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रिजल्ट्स हमेशा क्या रहेंगे, फिजिक्स के लॉज के क्या आएंगे, सेम आएंगे। क्योंकि अदरवाइज इट वुड बी के हमारे पास एब्सोल्यूट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। क्लियर यहां तक? जी जी ताहा? जी सर। ओके, देन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पॉइंट्स हमारे पास डिस्कस हो गए, स्पीड हमारे पास डिस्कस हो गई। अब इसकी बेसिस के ऊपर हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट लॉज आते हैं, लॉज तो नहीं कहेंगे, तीन इंपॉर्टेंट जो है वो थ्योरीज बेस करती हैं, थ्योरी कहेंगे उसको या ये कह सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स केम इनटू बीइंग व्हिच वर, और जो प्रूफ भी हुए अंडर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स जो हम एंड में डिस्कस भी करेंगे। दैट इज टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड लास्टली मास वेरिएशन। लेट्स स्टार्ट विद टाइम डायलेशन, जो हम सब लोग एक्सपीरियंस करते भी हैं व्हाट वे और अदर। टाइम डायलेशन, क्या व्हाट कम्स टू योर माइंड? lengthening of time. एलोंगेशन ऑफ टाइम, ठीक है। अब अक्सर हम लोगों ने ऐसा फील किया है, और आई एम श्योर आप लोगों ने भी किया होगा, हम जब किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं टाइम बहुत स्लोली पास हो रहा होता है। जी होता है ऐसे कि नहीं? और जब वो इवेंट हो जाता है, दैट इज अकरिंग, तो पता भी नहीं चलता, टाइम पास हो जाता है। हम्म ठीक है, सो दैट्स नॉट समथिंग विच टाइम डायलेशन इज, बट हमने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, सो
यानी अगर हम इसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बेसिस पे डिस्कस करें, सो टाइम डायलेशन इज पॉसिबल, दैट स्लोइंग ऑफ टाइम एंड फास्टनिंग ऑफ टाइम इज पॉसिबल, यानी एजिंग प्रोसेस को भी हम चेंज कर सकते हैं। वो अक्सर हम लोगों ने जो है फ्यूचरिस्टिक मूवीज के अंदर वो देखा है ना, कि जो स्पेस में गया हुआ है वो बंदा जवान ही है और यहाँ पे सब बुढ़े हो गए। हाँ बहुत सी ऐसी मूवीज में ये था। सो एजिंग का प्रोसेस भी जो है इट कुड बी स्लो डाउन, क्योंकि टाइम की डायलेशन होती है, टाइम एक्सटेंड होता है as there is something that is moving with this। अच्छा, ये सारे लॉज जो हैं, that is when we are discussing things with the जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे हैं, और एनीथिंग दैट इज अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ लाइट, ओनली देन वी डिस्कस दीज लॉज। तो अब जो है उन्होंने कहा कि टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कि टाइम डायलेट होता है व्हेन समथिंग इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट और अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ लाइट। अब टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट हमारे इस्लाम में भी है। कोई एक वाकया बताओ जिसमें टाइम डायलेशन डिस्कस की जा सकती है। बड़ा मशहूर वाकया है हमारे इस्लाम का, प्यारे नबी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मेराज। मेराज का वाकया, शाबाश। मेराज के वाकये में क्या हुआ था कि प्यारे नबी एक ही रात में सातों अर्शों से होके सारे नबियों से मिलके सबको नमाज पढ़ा के एंड ही केम बैक टू लाइफ, लाइफ कह रहा हूँ कि। और इसके अलावा एक और भी था, हजरत बिलाल वाला वाकया पता है, कि जब उन्होंने अजान नहीं दी थी तो सूरज ही नहीं निकला था। जी जी इसके अलावा भी एक, इसके हाँ बल्कि नहीं, हजरत बिलाल वाला नहीं, हजरत अली की नमाज कजा हो रही थी असर की, जोहर की या असर की, अल्लाह माफ करे, वो मैं एग्जैक्ट कोट नहीं कर रहा। आपको वो वाकया पता है? तब भी अल्लाह मियां ने टाइम को जो था ना स्लो कर दिया था, ठीक है, कि उनकी नमाज कजा ना, वो सो रहे थे, थके हुए थे किसी वजह से ना, वो उनकी आंख नहीं खुली तो अल्लाह ताला ने उनकी नमाज कजा होने से बचाई थी। ठीक है, ये हमारे इस्लाम में वाकयात हैं ये सारे के सारे ना, जो जस्टिफाई करते हैं कि टाइम डायलेशन इज पॉसिबल, टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल, टाइम को स्लो डाउन या फास्ट किया जा सकता है। ठीक है, सो ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसको जस्टिफाई करती है। The formula through which these results are made is 1 minus v square over c square. And we could say that 1 minus v square over c square will always be less than 1. So ये वाला factor हमेशा क्या आएगा हमारे पास? Smaller आएगा. T is the time when we're discussing the relative motion, and T naught is the time when the object is at rest. जो time difference आएगा, सो टाइम की डायलेशन। सिमिलरली लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, अब हमें पता है कि अगर रिलेटिव मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स होगा इन एंड द मोशन इज इन डायरेक्शन ऑफ अ फिक्स पॉइंट, तो हमारे पास लेंथ क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम टू फिक्स पॉइंट्स बिटवीन द अर्थ सरफेस देखते हैं, दे आर फिक्स्ड, और अगर हम उसके अक्रॉस मूव करते हैं तो हमारे पास लेंथ क्लियरली क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। फॉर एग्जांपल टू फिक्स्ड ए एंड बी हैं बिटवीन अर्थ, तो हमारे पास जब रिलेटिव मोशन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फिक्स पॉइंट, तो लेंथ क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, अब ये तो फिक्स्ड है, तो हमारे पास ये जो लेंथ आएगी दिस विल बी कॉन्ट्रैक्टेड, एंड दिस इज गिवन बाय लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। उसका फॉर्मूला होता है L is equals to L naught 1 minus v square over c square, and mass variation, this is again related to Islam। अब और मजे का टॉपिक है ये मास वेरिएशन का। मास वेरिएशन में ये है, वो ये कहता है कि इफ समथिंग अप्रोचेस दिस, अब हमने अभी तक तो यही पढ़ा है ना कि मास चेंज नहीं होता, मास रिमेन सेम एवरीवेयर। ठीक है, उसका रीजन ये है कि वी हैव नेवर रीच टू अ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, वी कैन नेवर रीच टू अ स्पीड ऑफ लाइट। व्हाई वी कैन नॉट रीच टू अ स्पीड ऑफ लाइट, अभी हम उस सब इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। अब हमें पता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, पता है कि नहीं पता? जी जी ठीक है, हमें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है जब ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे है, एंड E इज इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट और समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग लाइक दैट। अब यहां से हमारे पास अगर हम इसका डिफरेंस लें तो E इज इक्वल टू E नॉट इज इक्वल टू m माइनस m नॉट c स्क्वायर,
तो यहाँ से चेंज ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू चेंज ऑफ मास ओवर सी स्क्वायर, सॉरी इनटू सी स्क्वायर। यहाँ से डेल्टा ई किसके बराबर आ जाएगा, ओवर सी स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा एम, विच मीन्स के फॉर, और उससे भी पहले हमारे पास जो मास की इक्वेशन होती है मास वेरिएशन की, दैट इज m इज इक्वल टू m नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे एनी स्पीड आप कोई पुट कर दो, आपके पास मास की वैल्यू कुछ भी आ जाएगी, ठीक है। और इतना इतना वेरी नहीं करेगा हमारे पास, क्योंकि 1 माइनस जो भी वैल्यू होगी 0.1 0.2 0.3, उसको जब आप रेसिप्रोकेट करोगे मास में इतना कोई कंसिडरेबल चेंज नहीं आएगा। लेकिन व्हाट इफ v अप्रोचेस c, तो हमारे पास ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 0, एंड समथिंग ओवर 0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिट के बराबर होता है। दैट मास वुड बिकम इन्फिनिट इफ आवर स्पीड अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। दैट जस्टिफाइड द इक्वेशन, ये आइंस्टाइन की, ये तो एनर्जी मास इक्वेशन थी ना, कि एनर्जी कुड बी कन्वर्टेड टू मास एंड मास कुड बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। बट फॉर दैट टू हैपन हमें ये इक्वेशन बताती है कि इफ मास इज इन्फिनिट तो एनर्जी भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, इन्फिनिट होनी चाहिए। ओनली देन वी कुड डिस्कस दोज लॉज समहाउ, as we do not have an infinite energy source, so we can never approach the speed of light. Okay? Okay. अब आ जाते हैं दो वेरी मेजर इक्वेशंस के ऊपर, which is, जिसकी डेरिवेशन मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा। E is equals to HF, E is equals to PC, and इन दोनों को अगर हम लोग रिलेट करते हैं तो HF would become equals to PC and P would become HF over C। F over C किसके बराबर होता है, लैम्डा के, 1 over लैम्डा के, I mean H over lambda. This equation was given by a scientist Planck, जिसने ये कहा था कि energy is traveled in the form of, energy जो है basically is emitted or absorbed in discrete packets of energies called quantas, and जो quantas हैं they are not continuous but discrete, जैसे मैंने पहले भी बोला कि discrete packets of energies होते हैं, and each quantum is associated with the radiation of a single frequency, ठीक है। So E, energy is absorbed or emitted, that depends upon the frequency of the quantas. So जब हमने E proportional to F किया, so वहां से क्या आया, HF, H is Planck constant which is equal to 6.63 into 10 raised to power minus 34 into joule second। ये हमारे पास ये जो है ये एनर्जी मोमेंटम इक्वेशन है, जो हम वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के अंदर आगे जाके शायद करें, लेकिन अगर नहीं भी करें तो बस ये हमारे पास एनर्जी मोमेंटम इक्वेशन है कि एनर्जी और मोमेंटम कैसे आपस में एसोसिएटेड होता है। वो हमने वैसे किया भी हुआ, अगर आप लोगों को याद हो तो, एनर्जी और मोमेंटम की इक्वेशंस याद है, हमने एनर्जी और मोमेंटम की इक्वेशन की थी। एनीथिंग that is a good absorber, absolutely good absorber and radiator and poor reflector। अब ब्लैक बॉडी बेसिकली एक ऐसे सिस्टम होता है जो कि ऑब्वियसली एक ग्रेट एब्जॉर्बर एंड रेडिएटर है। एक सपोजिटली एक हॉलो स्फीयर लेने, उसके अंदर एक कैविटी बना दे जिससे हम लोग इन या आउट कर सकते हैं वेवलेंथ्स को, ठीक है। उसके इनसाइड को आप कंप्लीटली ब्लैक कर दें। आपने वो ब्लैक पेंट देखा होगा जो अभी रिसेंटली तो नहीं, लेकिन आप लोगों ने ब्लैक पेंट देखा होगा, उसके ऊपर लाइट करते हैं तो कोई वो मतलब कुछ नजर नहीं आता उसके ऊपर जाके, क्योंकि इट्स एन एक्सेलेंट एब्जॉर्बर। एब्जॉर्प्शन क्या होती है, आपको पता है कि आपके पास जो स्पेक्ट्रम नजर आते हैं, आपको ये पता है कि स्पेक्ट्रम, आपको स्पेक्ट्रम ऑफ कलर नजर क्यों आता है, ये भी एब्जॉर्प्शन की वजह से आता है कि जैसे सर्टेन वेवलेंथ्स जब एब्जॉर्ब होती हैं तो बाकी कलर्स हमें नजर आते हैं उस पॉइंट के ऊपर, उस डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर के ऊपर, वो बाकी सब कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, सिर्फ वो कलर नजर आ रहा होगा।
ठीक है। इसी तरह जो बबल्स, जो सोप बबल के ऊपर आप लोगों को कलर मूव होते हुए नजर आते हैं, कभी ऑब्जर्व किया कलर वो सोप बबल के ऊपर कलर्स की मूवमेंट को? जी वो भी यही होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कलर। सर्टेन कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ हमारे पास जो है वो नजर आ जाएंगे सामने। तो ब्लैक बॉडी उन्होंने ऐसे डिजाइन किया और उन्होंने जो देखा कि उसको हीट अप उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने उसके अंदर, बल्कि ब्लैक बॉडी को एक इस तरीके से बता सकते हैं कि अगर उसके अंदर लाइट एमिट होती है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद वो जो है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, एंड इट डजंट वो। तो जब उसमें एक लाइट इंटेंसिटी को इंटर किया गया और सर्टेन वेवलेंथ, और जब उस बॉडी को हीट अप किया गया तो इट वाज ऑब्जर्व कि हमारे पास सर्टेन वेवलेंथ्स ऑफ एनर्जीज जो है वो निकल रही हैं, जो कि प्रोपोर्शनल हैं विद द टेम्परेचर ऑफ दैट सिस्टम। कि हम जितना ज्यादा टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेंगे उतनी ही हमारे पास वेवलेंथ्स ऑफ शॉर्टर फ्रीक्वेंसीज जो है वो निकलेंगी वहां से। तो जब उस रिजल्ट को फ्रॉम द, फॉर एग्जांपल आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, ये मे बी साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में, जनरली अगर हम किसी को हीट अप करना स्टार्ट करते हैं तो वो पहले रेड होती है, ऑरेंज होती है, इवेंचुअली वो व्हाइट हो जाती है। देखा है कभी कलर चेंजिंग जब कोई ऑब्जेक्ट हीट अप हो रहा होता है? जी ठीक है, तो सो इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, कि वेवलेंथ डिपेंड करिए किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। एंड प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमें दिया, ये कांस्टेंट जो था, इट दिस इज नोन एज वेन्स कांस्टेंट and its value is given as 2.9 into 10 raised to the power minus 3 मीटर केल्विन। एंड उन्होंने ये देखा कि अब देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी वेवलेंथ हमारे पास क्या होगी, शॉर्टर, जिसकी वजह से इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। एंड फॉर अ मैक्सिमम टेम्परेचर, एक मैक्सिमम टेम्परेचर तक ही, सर्टेन टेम्परेचर तक ही हमें एक मैक्सिमम वेवलेंथ मिलती है। आफ्टर दैट नो मैटर व्हाट हाउ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि एनी हाउ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास। बहरहाल ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर ही उन्होंने फिर ये जो है इजी का एचएफ वाली क्वेश्चन बनाई थी कि जो आपके पास वेवलेंथ्स ऑब्जर्व हो रही हैं सर्टेन फ्रीक्वेंसीज की, दे आर सर्टेन क्वांटास ऑफ एनर्जीज, और दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ दैट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो बेसिकली दैट एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया वेव पार्टिकल ड्यूलिटी हम इसमें आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इन 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 स्पेशली जो है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को जो है वो डिस्कस करता है। उसमें वो लोग ये बात करते हैं कि व्हेन, बल्कि हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक, व्हाट द नेम सिग्निफाइज, क्या माइंड में आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? अली? energy, जी सर। something to do with energy. फोटो का मतलब क्या होता है? Light, राइट। हाँ जी। और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है। charge, ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द लाइट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक। तो लाइट का करंट को प्रोड्यूस करना वॉज समथिंग लाइक कि आपने एक बॉल हिट किया, उसने इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड एज लॉन्ग एज द लाइट वाज शोन ऑन द मेटल सरफेस हमारे पास करंट आ रहा था। जैसे उन्होंने लाइट ऑफ किया करंट भी ऑफ हो गया। दिस जो है उन्होंने प्रूफ किया कि लाइट कुड एक्ट एज अ पार्टिकल एज वेल, जो कि हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने क्या बताना था लास्ट में, हमारे पास जो क्वांटम फिजिक्स है ना, वो उनके तीन लॉज हम लोग पढ़ेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटेंस इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन। इन्हीं की बेसिस के ऊपर हमारे पास जो है वो मॉडर्न फिजिक्स एक्सप्लेन होती है। फॉर्मूलाज को ध्यान में रखिएगा, कल हम वर्क फंक्शंस भी पढ़ेंगे, वर्क फंक्शन क्या होता है, एनर्जी मास इक्वेशन क्या होता है, कॉम्पटेंस इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन जो है, उसके साथ साथ वेव पार्टिकल ड्यूलिटी की इक्वेशन भी कल कर लेंगे।
अभी आप लोग ऐसे करो, अपनी बुक्स ओपन करें एंड स्टार्टिंग क्वांटम फिजिक्स। हमने क्वांटम फिजिक्स को जो था एक्सप्लेन इस बेसिस पे किया था कि क्वांटम फिजिक्स बेसिकली इट्स अ मॉडर्न फिजिक्स इन इजी वर्ड्स, ठीक है। वी आर नॉट फॉलोइंग द हार्ड एंड फास्ट रूल के बेसिक्स क्या हैं, व्हाट क्वांटम फिजिक्स आर, बिकॉज आपके लेवल पे इतना डिटेल की जरूरत नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स इज बेसिकली व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्वांटम फिजिक्स, एंड क्वांटम फिजिक्स की बेसिस बनी किस पे थी कि देयर वर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स व्हिच मेड द साइंटिस्ट थिंक कि ये किस तरीके से पॉसिबल हो सकते हैं, व्हिच वाज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, और कौन कौन से थे हमारे पास, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस थी, एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो क्या नाम था यार? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस थी। हमारे पास जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, एंड जो है हमारे पास जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम लोगों ने पढ़ा था, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो था वो क्लासिकल फिजिक्स की बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं हो सकता था। दीज आर द फ्यू थिंग्स जिनकी बेसिस पे हम लोगों ने कहा था। फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने जो था वो जो था उसको डिस्कस किया कि देयर आर two parts in which physics was divided, कि जो आफ्टर 20th सेंचुरी था वो हमारे पास आ गया मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, और वो सब कुछ एक्सप्लेन होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर, एंड बिफोर दैट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब होता क्या है इसमें, इसमें ये है कि हमने फिजिक्स को जो मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में स्प्लिट अप किया, इसके अंदर हमारी एवरी रूटीन के जितने भी लॉज होंगे, यानी न्यूटन्स लॉ हो गया, एवरीथिंग जिनका मास इज मेजरेबल, ठीक है, मैनेजेबल मासेस हैं, एंड स्पीड्स भी उनकी मैनेजेबल एंड नॉट अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, उन सब में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो अप्लाई हो सकती है, विच इज बेसिकली न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन, एवरीथिंग वो सब अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन अगर हम जाते हैं एटॉमिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, वहां पे इफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग विद द स्पीड्स ऑफ लाइट विद वेरी लेस masses, वहां पे हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जो है वो डिस्कस करते हैं। इससे भी पहले जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कस करते हैं, ये सब इफेक्ट्स व्हाई वर दीज एस्टोनिशिंग, ये रिजल्ट्स क्या थे, कि ये सब इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन must have particle nature, might have, sorry, must तो बाद में हुआ था ना, might have particle nature। also इसमें हमने ये भी डिस्कस हुआ था कि लाइट, जो कि अब तक हमने वेव के तौर पे पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ डायफ्रेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, it could also have the particle nature. Because photoelectric effect, as the name indicates, the photoelectric effect is something के electricity due to light. Photo mean light and electricity mean electricity. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट। इट वाज लाइक कि जी लाइट ने जाके हिट लाइट, जब एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे हम डिटेल में बात कर लेंगे, बट क्वांटम फिजिक्स की बेसिस बनी इस पे थी कि वेव पार्टिकल ड्यूलिटी का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव भी हो रहा था कि वेव पार्टिकल ड्यूलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, दैट wave could act as a particle and a particle could also act as a wave depending upon के उसका मास क्या है और उसका साइज क्या है, बिकॉज दीज टू थिंग्स मेजरली मेक इट अंडर कंसिडरेशन कि कौन सी चीजें कहाँ पे आनी है। बिकॉज ये एज ए रिवीजन हम लोग लेक्चर कर रहे हैं, तो हम लोगों ने इसके अंदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था, एंड सॉरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था टू बी एग्जैक्ट, उसको फिर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या होता था, surrounding according to which measurements are made,
surroundings according to which measurements are made. For example, if I'm sitting in the laboratory, if I'm sitting in the classroom, if I'm sitting in my room and I'm doing some experiment or anything like that, so all the surrounding that is according to which measurements are made, मतलब उसके temperature pressure की conditions जो है वो applicable हो रही हैं and influence कर रही हैं मेरे experiment को, तो that is known as frame of reference. तो इसको 2 parts में divide किया जाता है, which is inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. Inertial frame of reference हमारे पास वो होगा जिसमें object is either at rest or uniform speed, and non-inertial frame वो होगा जहां पे object is either not either, it's accelerating. So अगर आप दो experiments, अगर आप frame of reference को change नहीं करोगे, so we would expect कि results, physics के जो results हैं वो क्या रहेंगे, हमारे पास same रहेंगे. लेकिन अगर हमारे पास same ही experiment दो different frame of references में हो रहे हैं, which are one is inertial and the other one is non-inertial, तो हमारे पास results जो हैं वो vary करेंगे. लेकिन अगर आप conditions change नहीं कर रहे, the frame of reference is inertial और कुछ भी इस तरीके से, तो आप दो डिफरेंट जगहों पे बैठ के भी सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो आपके पास रिजल्ट्स अप्रोक्सीमेटली सेम आएंगे. इसको उस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे हम लोगों ने कौन सा डिस्कशन किया था कि हमारी दो गाड़ियां, दोनों गाड़ियां सेम स्पीड से जा रही हैं साइड बाय साइड. एक गाड़ी के अंदर हम लोग जो है वो बॉल ऊपर फेंकते हैं और दूसरी गाड़ी से ऑब्जर्व करते हैं, तो हम यही फील करेंगे एक बॉल ऊपर गई और बॉल नीचे आई सीधी सीधी ना. लेकिन अगर अब हम रेस्ट पे हैं, द सेकंड कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, अब सेम ही एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे, तो जो कार बी है सपोजिटली वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, कार ए एट रेस्ट पे है, तो कार ए से जब मैं रिजल्ट को ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे ऐसा फील होगा, मतलब इट वुड अपीयर लाइक कि बॉल गई तो स्ट्रेट अप है लेकिन इट कम्स डाउन इन अ पैराबोलिक पैटर्न, तो रिजल्ट फॉर्मूला से चेंज हो गया. सो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, एक तो सबसे पहले तो वो ये बताती है कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सेकेंडली वो ये बताती है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो सेम रहेंगे इन ऑल इनर्शियल फ्रेम. इनर्शियल फ्रेम्स, ये पॉइंट हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि अगर आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है तो हमारे पास लॉज ऑफ फिजिक्स में एप्लीकेबल होंगे. इसका भी ना एक बड़ा मजे का सिग्निफिकेंस है कि हम ये क्यों बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया, सॉरी क्या कहते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स क्यों सेम रहेंगे, क्योंकि जब ये मॉडर्न फिजिक्स डेवलप हो रही थी ना तो वहां पे ये भी एक कॉन्सेप्ट आया था कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन. एवरीथिंग इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जो है वो इसकी एग्जांपल ऐसे देते हैं कि अगर आप ट्रेन स्टेशन पे हैं, आप प्लेटफॉर्म पे हैं एंड द अदर वन इज सिटिंग इन द ट्रेन एंड ट्रेन गोज बाय यू, सो अकॉर्डिंग टू यू दैट पर्सन इज मूविंग, बट अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू द हिज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो ही सिटिंग इन द कैबिन, तो वो रेस्ट पे है. तो फॉर ऑल लॉज टू एग्जिस्ट जो है इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, हम लोगों को इस चीज को भी माइंड में रखना होता है कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन. अगर हम इस इनर्शियल फ्रेम में लॉज ऑफ फिजिक्स सेम ना रहते तो हम एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन को डिफाइन कर सकते थे, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स एंड फिजिक्स जो है देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन. को अगर हम लोग इवन अपने चेयर पे भी बैठे हुए तो इफ समवन इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ तो हम उसके लिए क्या करें, कॉन्टिन्यूसली रोटेट करें. सो एब्सोल्यूट रेस्ट या मोशन का कोई कॉन्सेप्ट एज इट इज नहीं आता. फिर हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, उसमें उन्होंने एक वैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया, एक कैथोड लिया, एक एनोड लिया, उसको बैटरी से अटैच कर दिया, बैटरी और एमिटर के साथ अटैच कर दिया कैथोड और एनोड को, और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो लाइट जो है वो एमिट की गई, मतलब थ्रो की गई उसके ऊपर. तो जो बैटरी के नेगेटिव से अटैच हुआ वो कैथोड था और जो बैटरी के पॉजिटिव से अटैच हुआ दैट वाज एनोड. अब उन्होंने जब लाइट इसके ऊपर, वैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है इस वजह से ताकि कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस किसी किस्म की ना हो. अब कैथोड है, इट्स अ मेटल सरफेस जिसके ऊपर लाइट जो है वो शाइन की जा रही है, एंड दे ऑब्जर्व दैट कि जैसे ही लाइट उसके ऊपर शाइन होना स्टार्ट हुई, एमिटर ने करंट जो है इस पे करंट शो होना स्टार्ट हो गया. ठीक है,
इंसिडेंट लाइट व्हेन थ्रोन ऑन इट, और उसमें हम लोगों ने मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज किया। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि तो इट वाज ऑब्जर्व कि एज लॉन्ग एज द लाइट इज बीइंग शोन ऑन द दिस कैथोड, हमारे पास जो है एमिटर के अक्रॉस जो है वो रीडिंग आ रही है, विच शोड के लाइट इज द सोर्स ऑफ करंट इन दिस सर्किट। अब उन्होंने ये देखा, फिर एक्सपेरिमेंट्स को वेरी किया। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कैथोड को नेगेटिव से अटैच किया हुआ था और एनोड को पॉजिटिव से। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो थे वो एमिट होंगे आउट ऑफ द कैथोड मेटल सरफेस, एनोड उसको अट्रैक्ट करेगा, वही अट्रैक्टेड एनोड जो है यहाँ एमिटर के अक्रॉस जो है वो शो होंगे हमारे पास। फिर उन्होंने चेक किया, फिर यहाँ पे जो फर्दर ऑन आया, फिर उन्होंने क्या किया कि एनोड को उन्होंने नेगेटिव कर दिया और कैथोड को एज इट इज उन्होंने रहने दिया। और उन्होंने ये देखा कि अब ऑब्वियसली अब जब एनोड भी नेगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे लाइट के पास होने से, अब वो उसको क्या करेंगे, रिपेल करेगा एनोड उन लोगों को। तो ओनली द इलेक्ट्रॉन्स विद द हाईएस्ट एनर्जी जो है दे वुड बी एबल टू रीच टू द एनोड व्हेन एनोड इज मेड नेगेटिव। अब हम एनोड को नेगेटिव एंड नेगेटिव बनाते रहेंगे अनटिल एमिटर के ऊपर अब हमें कोई भी करंट शो नहीं होगा। That voltage for which no electron could reach to anode is known as stopping voltage. Stopping voltage के अंदर हम लोगों ने क्या बात की थी कि it is the voltage, is the maximum negative voltage for which no electron produced by the light could reach to the anode. That would show the maximum kinetic energy, मतलब जो ओनली द मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्टॉपिंग वोल्टेज के थ्रू हम लोग यहाँ से कर लेंगे। वी नो दैट कि हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज स्लैश ईएमएफ जो होता है वो वर्क डन ओवर चार्ज के इक्वल होता है। वर्क डन किसके इक्वल हो गया, V इंटू क्यू के। V को हम यहाँ पे स्टॉपिंग वोल्टेज ले लेते हैं V नॉट से, Q को डिनोट कर देते हैं E से, so work done would become equal to V naught E. We know that कि this is basically responsible for the kinetic energy of the particle. So W को रिप्लेस कर देंगे 1/2 mv square से, तो 1/2 mv square is equals to V naught E. Then एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया बाय चेंजिंग फ्रीक्वेंसी एंड बाय चेंजिंग इंटेंसिटी। सो इट वाज जो था फाउंड आउट के फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, इंटेंसिटी के ऊपर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिपेंड करते हैं। यानी अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो करंट है वो इंक्रीज करेगा, अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वुड इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उससे उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स and intensity of incident light is directly proportional to the current, photoelectric current increase होगा उसके अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया फॉर द फर्स्ट टाइम विच वाज गिवन बाय प्लैंक्स। प्लैंक्स ने कहा कि एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूअस बट इट्स डिस्क्रीट, और उसने कहा कि एनर्जी जो है वो ट्रेवल करती है इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जीज कॉल्ड क्वांटास। Similarly, light also travels in small packets of energy known as photons. और उन्होंने कहा कि अगर हम लाइट को in terms of discrete packets of energy consider नहीं करेंगे और उसको as a continuous type of wave consider करेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है उससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन भी जो था वो इंक्रीज होना चाहिए था। सो बट यहाँ पे हाँ 2-3 पॉइंट्स और भी हैं, विच इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड टू by the electron to get out of the metal surface, और the minimum amount of frequency required, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, या ये भी कैसे, the minimum frequency below which no electron will be emitted from the metal surface. minimum frequency
below which no electron will leave the surface. And second हमारे पास आता है वर्क फंक्शन की इक्वेशन, कि वो कहता है कि जो इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी होती है वो यूटिलाइज होती है बाय इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, emitted electron, plus the work function. Work function is basically the minimum amount of energy which is required by the electron to escape from the metal surface. उसको डिनोट किया जाता है phi से. एंड अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज HF की इक्वेशन जो थी that was given by Planck's ने यही कहा था, जो हमने भी पीछे बात की थी ना, कि frequency is proportional to kinetic energy of the particle. ये वहीं से आई है कि E is proportional to the frequency. जब हम इसका साइन हटाएंगे तो मेरे पास H आएगा. H is a Planck's constant. इसकी वैल्यू थी 6.63 into 10 to the -34. सो यहाँ से हमारे पास जो है वो आ गई. सो इंसिडेंट फोटोन एनर्जी इज इक्वल्स टू HF माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. उसने कहा कि अगर रेस्ट मास इक्वेशन, रेस्ट मास कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, अगर इलेक्ट्रॉन की जो है वेलोसिटी जो है हमारे पास, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन इज 0, एंड द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो वी कुड से दैट यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो वर्क फंक्शन किसके बराबर आ जाएगा, HF नॉट के. अगर हम उसको इस इक्वेशन में वापस पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, HF माइनस HF नॉट इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर. फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हम ये वाला पॉइंट मेंशन आउट कर सकते हैं कि जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, दे डू नॉट पोजेस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. Only some electron come straight out the metal surface and some loses their energy in atomic vibration. हर इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल पाता. Only those electrons जिनके पास enough maximum kinetic energy होती है, which is equals to the threshold frequency and the work function of it. यहाँ पे कुछ और इक्वेशंस भी आई थी. E इक्वल्स टू HF तो आ गई. प्लैंक्स इक्वेशन हमारे पास डिस्कस होगी कि क्वांटम थ्योरी जो था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था, वो क्वांटम थ्योरी की बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकता था, बट नॉट ऑन द अदर. उसके अलावा हम लोगों ने एक और इक्वेशन पढ़ा था फोटॉन से. मैंने बता दिया ना कि फोटॉन में उसमें लाइट, उसने कहा था कि लाइट जो है वो कॉन्टिन्यूस नेचर की नहीं होती, बल्कि वो भी पार्टिकल नेचर की होती हैं. एंड जो बंडल ऑफ एनर्जी होते हैं लाइट के अंदर, दोज आर कॉल्ड फोटॉन. अब यहाँ पे एक और इक्वेशन आइडेंटिफाई होती है व्हिच इज इक्वल्स टू PC. अब इसकी डेरिवेशन तो काफी एक्सटेंसिव है, लेकिन अगर हम इसको आसान लफ्जों में करने की कोशिश करें तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, जो आइंस्टाइन इक्वेशन थी. उसकी बेसिस के ऊपर अगर हम लोग देखें तो अगर हम इसको ऐसे कर लें, MC into C, MC which is equals to M, which we could consider कि अगर हम पार्टिकल की लाइट के कंसिडरेशन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट किससे रिप्लेस हो जाएगी वो, तो वहां से क्या आ जाएगा, E is equals to PC. अब E is equals to PC भी होता है, E is equals to HF भी होता है. तो यहाँ से HF is equals to PC which is equals to PHF over C. as F over C जो है वो लैम्डा की इक्वल होता है, तो P is equals to H over लैम्डा. तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास रैंडम पॉइंट्स पे जो है वो अप्लाई भी होती हैं. Moving on to the next point.